नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में हम कवर करते हैं देश और दुनिया से आ रही डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरें और साथ ही साथ 2 धमाकेदार सेक्शंस। जी हाँ, 2 सेक्शंस जिसमें हम ऐसी जानकारी कवर करने की कोशिश करते हैं जिसका सीधा लाभ आप उठा सके। दोस्तों, इन 2 सेक्शंस में शामिल है जस्टिस कनेक्ट सेक्शन और DEPWD सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन। जस्टिस कनेक्ट सेक्शन एक नया सेक्शन है जिसके माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं किन्हीं 2 रीसेंट जजमेंट्स के बारे में जानकारी, जो कि डिसेबिलिटी जगत के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही हमारे सेक्शन DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स के माध्यम से आप सुनते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की तरफ से आ रही सोशल मीडिया अपडेट्स। तो आपको ये प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, इसमें कवर की जा रही इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ हमारा नया सेक्शन कैसा लगता है हमें जरूर लिख भेजिए। तो आइए आज के शो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस और उसके बाद सीधे सुनेंगे आज के शो का पहला सेक्शन जिसका नाम है जस्टिस कनेक्ट। यूपीएससी की नई पहल, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर। हवाई यात्रा में समावेशिता की उड़ान, दिव्यांगजन और सीमित गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए नया दिशा निर्देश। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता 2025 के लिए घोषणा। डीआरए की ओर से रेलवेज को एक्सेसिबल बनाने की मांग। चंडीगढ़ प्रशासन ने दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा नीति की है लागू, जिसमें सभी स्कूलों को सहयोग देने की गई अपील। नई दिल्ली में क्षेत्रीय आवाज को राष्ट्रीय मंच देने की पहल। हरियाणा सरकार ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा में किया बड़ा सुधार। खेल में समावेशिता की मांग, श्रवण बाधित खिलाड़ियों के लिए नई पहल। हॉस्पिटैलिटी में करियर का सुनहरा मौका, विशेष रूप से श्रवण एवं वाणी बाधित युवाओं के लिए। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज की हमारी पहली और बड़ी खबर जो सामने आती है वो है दृष्टिबाधित युवाओं के लिए जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये न्यूज उनके लिए उम्मीद की किरण साबित हो सकती है। यूपीएससी यानी कि लोक सेवा संघ आयोग अब अपनी परीक्षाओं में स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर की सुविधा देने जा रहे हैं। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया है, जिसमें आयोग को स्पष्ट रूप से कहा गया कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को तकनीकी सहायता देना उनका अधिकार है, न कोई विशेष सुविधा। इस सॉफ्टवेयर की मदद से अब उम्मीदवार अपने प्रश्न पत्र को सुन सकेंगे, जिससे कि ब्रेल या सहायक लेखक पर निर्भरता कम होगी। ये न केवल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा बल्कि परीक्षा प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि यूपीएससी को ऐसी तकनीक अपनानी चाहिए जो सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस सुविधा को केवल चुनिंदा केंद्रों तक सीमित करना अनुचित होगा। सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वे किसी भी शहर से परीक्षा दें। कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिए हैं कि वे व्यवस्था समयबद्ध तरीके से लागू करें ताकि अगली परीक्षा चक्र से पहले ये सुविधा उपलब्ध हो पाए। यूपीएससी ने अपने हलफनामे में कहा है कि जैसे ही देश भर के परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षित और उपयुक्त तकनीकी ढांचा उपलब्ध हो जाएगा, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के साथ परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ये सॉफ्टवेयर दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र सुनने की सुविधा देगा, जिससे कि ब्रेल या सहायक लेखक पर निर्भरता कम हो पाएगी। ये कदम दृष्टिबाधित समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ बन सकता है। एक ऐसा मोड़ जो शिक्षा और नौकरियों की दुनिया में उनके प्रवेश को सहज बनाएगा।
दोस्तों, भारत सरकार ने हवाई यात्रा को सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। अब दिव्यांगजन और सीमित गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को विशेष दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, जिसे कि सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स यानी कि CAR कहा जाता है। इस नियम के तहत सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में यात्रियों को उनकी जरूरतों के अनुसार सहायक उपकरण, स्क्रीन रीडर और ग्राउंड हैंडलिंग की सहायता दी जाएगी। ये नियम 1937 के एयरक्राफ्ट एक्ट और 2016 के डिसेबिलिटीज एक्ट के तहत लागू किया गया है और इसका उद्देश्य है समान अवसर और गरिमा के साथ यात्रा सुनिश्चित करना। दिव्यांगजनों में वे सभी शामिल हैं जिनकी शारीरिक या मानसिक स्थिति जीवन की प्रमुख गतिविधियों को प्रभावित करती है, जैसे कि चलना, सुनना, बोलना या सीखना। वहीं रिड्यूस्ड मोबिलिटी का मतलब है वे यात्री जिनकी उम्र, चोट या अन्य किसी कारण से गतिशीलता सीमित हो गई है। दोस्तों, भारत सरकार ने वर्ष 2025 के लिए दिव्यांगजनों के दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा अब कर दी है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिए जाते हैं जिन्होंने दिव्यांगता के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया हो, चाहे वो व्यक्तिगत उत्कृष्टता हो, पुनर्वास सेवाएं हो या समावेशी शिक्षा हो। इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजनों के रूप में सम्मानित हुए हैं अबोली विजय जारित, मेघा पतंगी, भाग्यश्री मनोहर, बसंत विकास साहू, सी द्वारकेश और राजेश शरद केतकर। वहीं दृष्टिबाधिता श्रेणी में रक्षिता और युद्धजीत डे को, श्रवण बाधिता में दीपाली शर्मा और फर्डिनेंड लिंगदोह को तथा बौद्धिक दिव्यांगता में गायत्री गुप्ता और NS श्रेयस को चुना गया। श्रेष्ठ दिव्यांग बालक या बालिका के रूप में मोहम्मद याजिन और धृति रांका को चुना गया है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में कार्यरत व्यक्तियों में राजीव भट्ट और देवांगी दलाल, पुनर्वास पेशेवर के रूप में डॉक्टर श्रुति मोरे और अनुसंधान व नव प्रवर्तन के लिए यानी इनोवेशन के लिए प्रतीक माधव को सम्मान मिला है। संस्थागत श्रेणी में जय वकील फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, विंध्या इन्फोमीडिया और सारथी CRM जैसी संस्थाओं को उनके समर्पित कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित हुए। सुगम्य भारत अभियान के तहत लुंगलेई, मिजोरम को बाधा मुक्त वातावरण के लिए और बैरियर ब्रेक सॉल्यूशंस के सुगम्य तकनीक को सराहा जाएगा। कम्युनिटी कलर्स की ओर से और रेडियो उड़ान की ओर से हम सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि उनकी उपलब्धि की गूंज बनी रहे। दोस्तों, DRA इंडिया यानी कि डिसेबिलिटी राइट्स अलायंस इंडिया ने हाल ही में एक चिंताजनक पोस्ट साझा की, जिसमें कि भारतीय रेलवे की समावेशी नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं। पोस्ट में कहा गया है कि बराबरी की दूरी यानी कि अब सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वास्तविक रूप से बढ़ती जा रही है। मुद्दा है प्लेटफॉर्म तक पहुंच की सुविधा का। कुछ स्टेशंस पर व्हील चेयर्स उपयोगकर्ताओं के लिए जो रैम्प्ड FOBs यानी कि रैंप वाले फुटओवर ब्रिज बनाए गए थे, अब वे ABSS यानी कि ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम की प्राथमिकताओं की भेंट चढ़ते दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि जो थोड़ी बहुत पहुंच सुविधा थी, अब वो भी बाधित हो रही है। दोस्तों, दरअसल 30 अक्टूबर को एगमोर रेलवे स्टेशन पर एक व्हील चेयर उपयोगकर्ता को बेहद कठिन अनुभव का सामना करना पड़ा। वो दोपहर 2 बजे एगमोर मेट्रो स्टेशन पहुंचे थे ताकि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक अन्य दिव्यांग यात्री को रिसीव कर सके, लेकिन स्टेशन की मौजूदा स्थिति ने उन्हें बार बार रास्ता बदलने और असुरक्षित मार्ग अपनाने पर मजबूर कर दिया। पहले प्लेटफॉर्म 12 के पास एक रैंप और लिफ्ट की सुविधा तो थी, जिससे व्हीलचेयर उपयोगकर्ता आसानी से फुट ओवर ब्रिज के जरिए दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते थे। लेकिन अब निर्माण कार्य के चलते न सिर्फ रैंप तोड़ दिया गया है बल्कि लिफ्ट भी बंद है। नतीजा, कोई स्पष्ट रास्ता बचा ही नहीं है। इस यात्री ने बताया कि उन्हें बिना किसी संकेत या सूचना के
निर्माण सामग्री से भरे असुरक्षित रास्ते से गुजरना पड़ा। मेट्रो स्टेशन के स्टाफ ने मदद की कोशिश की, लेकिन टूटी रैंप और अव्यवस्थित मार्गों के कारण वे प्लेटफॉर्म 4 तक पहुंच नहीं पाए। अंततः उन्हें अपने मित्र को फोन करके स्थानीय सहायता लेने और ऑटो से यात्रा करने की सलाह देनी पड़ी। यह अनुभव सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस पूरे समुदाय की कहानी है जो हर दिन समावेशिता की लड़ाई लड़ रहा है। रेलवे जैसी सार्वजनिक सेवा में यदि दिव्यांगजनों के लिए बुनियादी पहुंच बाधित हो जाए तो ये सिर्फ असुविधा नहीं, अधिकारों का हनन बन जाता है। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, आत्मविश्वास और हुनर की भी होती है, और इसी को सलाम करता है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान ब्यूटी पेजेंट सीजन 2 इस बार होने जा रहा है 1 मार्च 2026 गुलाबी नगरी जयपुर में। याद कीजिए सीजन 1 के वे सितारे: लो विजन फीमेल स्वाति सिंघला, लो विजन मेल बुद्धा लामा, टोटली ब्लाइंड फीमेल मेघा गुप्ता, टोटली ब्लाइंड मेल देवराज। इन सभी ने साबित किया असली चमक नजरों की नहीं, दिल और आत्मा की होती है। अब बारी है सीजन 2 की। क्या आप होंगे इस बार जयपुर के मंच पर चमकने वाले नए सितारे? क्या आप दिखाएंगे अपना आत्मविश्वास अपने अंदाज में? जुड़े रहिए, क्योंकि ये जादुई सफर शुरू होगा 1 मार्च 2026 जयपुर से, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टि बाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टि बाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर।
क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.390.org और साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो, तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। दिव्यांगजनों के लिए फ्री नौकरी का मौका। कंपनी ब्लू डार्ट। स्थान कीर्ति नगर, मुंडका आदि पद। ऑपरेशन स्टाफ वेतन कंपनी के अनुसार योग्यता 10वीं 12वीं पास। दिव्यांगता हाई LD, लो विजन। आयु 18-38 वर्ष। फ्री ट्रेनिंग प्लस समय पर वेतन। संपर्क करें आईवे हेल्प डेस्क 8800004334। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, चंडीगढ़ प्रशासन ने दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा नीति लागू की है, जिसमें कि सभी स्कूलों को सहयोग देने की अपील की गई है। ये नीति शिक्षा में समानता और पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये नीति दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को और अधिक समावेशी और सुलभ बनाने के लिए कई अनिवार्य प्रावधानों को लागू करती है, जैसे कि निःशुल्क शिक्षा और प्रवेश अधिकार, शैक्षणिक अनुकूलन और परीक्षा में रियायतें, पहचान और मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षा के विभिन्न विकल्प, विशेष शिक्षक और सहयोगी सेवाएं, सुगम्य परिवहन और उपकरण, खेल और व्यावसायिक शिक्षा, शिकायत निवारण और निगरानी। ये नीति शिक्षा को समावेशी बना सकती है, दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से जुड़ा रखने की दिशा में ये एक ठोस प्रयास है। चंडीगढ़ प्रशासन ने दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की नीति लागू कर दी है, जो शिक्षा को समान, सुलभ और गरिमामय बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस नीति के तहत अब सभी स्कूलों को दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सहयोग और सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी। नीति के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगता वाले बच्चों को 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा मिल पाएगी और उन्हें पड़ोस के स्कूलों में बिना किसी भेदभाव के प्रवेश दिया जाएगा। RTE कोटे में इनके लिए विशेष आरक्षण भी होगा। बच्चों की जरूरतों अनुसार उन्हें समावेशी कक्षा, स्कूल रेसिडेंस, स्कूल रेडीनेस सेंटर या होम बेस्ड एजुकेशन का विकल्प भी दिया जाएगा। सहायक उपकरण जैसे कि व्हील चेयर, हियरिंग एड और लो विजन डिवाइस एडिप और समग्र शिक्षा योजना के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों, 4 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न राज्यों के युवा नेताओं ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है। एक साझा राजनीतिक मंच की स्थापना की दिशा में पहला कदम उन्होंने उठाया है। ये पहल उस लंबे समय की मांग है जब क्षेत्रीय मुद्दों पर अलग अलग मंचों से आवाज उठाई जा रही थी, लेकिन अब समय एकजुट होकर बोलने का है। TIPRA मोठा पार्टी के संस्थापक श्री प्रद्योत विक्रम माणिक्य, मेघालय के मुख्यमंत्री और NPP के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉनराड संगमा, नागालैंड सरकार के पूर्व मंत्री एन्मुनलुम किकोन और पीपल्स पार्टी के संस्थापक डैनियल लांगथासा, इन सभी नेताओं ने मिलकर ये संकल्प लिया है कि पूर्वोत्तर की जनता को एक मजबूत, स्वदेशी और समावेशी राजनीति का आवाज दी जाएगी। इन नेताओं ने कहा कि ये पहल उन महान नेताओं की विरासत से प्रेरित है जिन्होंने क्षेत्र की पहचान और विकास के लिए निस्वार्थ संघर्ष किया है। अब एक समिति
अब एक समिति गठित की जाएगी जो इस नए राजनीतिक मंच की संरचना और कार्यप्रणाली पर विचार करेगी। उनका स्पष्ट संदेश ये है कि पूर्वोत्तर के लोग सम्मान के हकदार हैं और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दोस्तों, खबर सुनते हैं हरियाणा सरकार से, जहां पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते। ये नया दिशा निर्देश समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। गुरुग्राम सहित राज्य के सभी जिलों में अब स्कूलों को ये सुनिश्चित करना होगा कि दिव्यांग बच्चों को समान अवसर, सहायक उपकरण और शैक्षणिक अनुकूलन मिल पाए। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि RPWD अधिनियम 2016 के तहत यह अधिकार बच्चों को पहले से ही प्राप्त है। अब इसे जमीनी स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी स्कूलों की है। इस नीति के तहत स्कूलों को विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, सुगम्य भवन रचना और पाठ्यक्रम में लचीलापन सुनिश्चित करना होगा। साथ ही शिकायत निवारण तंत्र भी सक्रिय किया जाएगा ताकि अभिभावकों की चिंताओं को समय पर संबोधित किया जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। श्रवण बाधित खिलाड़ियों को ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए योग्य मानने हेतु स्पष्ट और समावेशी मानदंड तय किए जाएं। ये निर्देश उस याचिका के बाद आया है जिसमें कहा गया कि मौजूदा पुरस्कार नीति में श्रवण बाधित खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। कोर्ट ने माना कि खेल रत्न पुरस्कार देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है और इसमें भी सभी प्रकार की दिव्यांगता को समान रूप से शामिल किया जाना चाहिए। श्रवण बाधित खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करती हैं और उन्हें उनके योगदान के लिए उचित सम्मान मिलना चाहिए। इस फैसले से उम्मीद की जा रही है कि अब दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार नीति अधिक समावेशी और पारदर्शक बनेगी। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं नैब कर्नाटका से। अगर आप श्रवण या वाणी बाधित हैं और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो NAB कर्नाटक आपके लिए एक शानदार अवसर लेकर आए हैं। स्किल काउंसिल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और रॉयल ऑर्किड होटल्स के सहयोग से ये कोर्स फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज असिस्टेंट के रूप में पेश किया गया है। इस 75 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपको थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा, जिसमें 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स का दौरा, QSR अनुभव और फुल फ्लेज्ड लैब ट्रेनिंग शामिल है। कोर्स के अंत में 5,000 रुपए का स्टाइपेंड और प्रतिष्ठित होटल्स में प्लेसमेंट की संभावना भी है। आवास और 3 समय का भोजन पूरी तरह मुफ्त है। साथ ही नैब कर्नाटक की टीम आपके सहकर्मियों को भी संवेदनशीलता प्रशिक्षण देती है ताकि कार्यस्थल समावेशी और सहयोगी बना रहे। आज हम डिस्कस करेंगे 4 रीसेंट जजमेंट्स जो आए हैं। मैं उनके बारे में आपको संक्षेप में बताऊंगा। पिछले हफ्ते में डिसेबिलिटी राइट्स पे जो डिलीवर किए गए हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ इन चारों में से जो सबसे प्रोग्रेसिव जजमेंट है उस पे। वो है कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस अमित कुमार। ये एक दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है। इस केस में एक बंदा था जो एक मल्टीटास्किंग स्टाफ की तरह काम कर रहा था इन द कमिश्नर ऑफ पुलिस। He unfortunately passed away in 2013 and then they have a compassionate appointment scheme। जो लोग सर्विस में जिनकी डेथ हो जाती है, जिसको डेथ इन हार्नेस कहा जाता है लॉ में, उनकी जगह उनके जो नेक्स्ट फैमिली मेम्बर्स हैं, नेक्स्ट एयर्स हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है ताकि फैमिली में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। तो इस बंदे का जो लड़का था विच इज मिस्टर अमित कुमार, ही वॉज अ पर्सन विद 75% फिजिकल डिसेबिलिटी। इस वजह से उन लोगों ने उसका अपॉइंटमेंट इनिशियली उन्होंने ये कहा पुलिस ने कि हम इसको सिर्फ मल्टीटास्किंग स्टाफ की तरह ही अपॉइंट कर सकते हैं क्योंकि वही पोस्ट सिर्फ आइडेंटिफाइड है। और फिर 3 ओकेजन्स पे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया ये बोलते हुए कि कोई वैकेंसियां अवेलेबल नहीं है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए।
तो इस चीज़ को इस बंदे ने हाई कोर्ट में मतलब अल्टीमेटली कैट ने फिर बोला पुलिस को कि फिर से कंसिडर करो, तो उन्होंने वो चीज़ को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने पुलिस का पिटिशन डिसमिस कर दिया और ये कहा कि नहीं, आपको इसको कंसिडर करना होगा। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट डिमांड रीजनेबल अकोमोडेशन, एम्पैथेटिक ट्रीटमेंट एंड अ रिस्पॉन्सिव अप्रोच। तो आप सिर्फ वैकेंसी नहीं है ये बोलते हुए इसको नहीं रिजेक्ट कर सकते। कंपैशनेट स्कीम है, अपॉइंटमेंट है, तो आपको अकॉर्डिंगली उस हिसाब से चीज़ को देखना होगा। बट डिसअपॉइंटिंग ये है कि ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ने भी उसकी अपॉइंटमेंट ऑर्डर की है। हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना ही बोला है कि फिर से मैटर को कंसिडर किया जाए। दूसरा वाला जो जजमेंट है वो भी दिल्ली हाई कोर्ट का ही है, दैट इज नॉर्दर्न रेलवेज वर्सेस एमजेड। ये एक ऐसा केस है जिसमें रेलवेज ने अपना एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन का जो इंटरसेक्शन है उस पे ये केस है कि उन लोगों ने एक वैकेंसी एडवर्टाइज की थी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए। ये वैकेंसी उन्होंने उस कैंडिडेट को दे दी जो एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जो अदर जो एससी में क्वालिफाई कर रहा था उस वैकेंसी के लिए, बट दैट पर्सन ऑल्सो हैपन टू बी अ पर्सन विथ अ डिसेबिलिटी। तो इस कैंडिडेट को दे दी गई और एक कैंडिडेट जो उससे नीचे था मार्क्स में, जो एससी नहीं था और सिर्फ पीडब्ल्यूडी था, उसको नहीं दी, ये बोलते हुए कि पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल है, तो अगर कोई अपने वर्टिकल कैटेगरी में भी क्वालिफाई कर जाए तो उसको नहीं, मतलब दैट वैकेंसी कंसिडर्ड टू हैव बीन फिल्ड अप। तो ये चीज़ चैलेंज की गई थी एंड मिस्टर रुंगटा वाज रिप्रेजेंटिंग एमजेड। कैट ने ये जजमेंट में अपने कहा कि नहीं, इनको रिजर्वेशन फॉर डिसेबिलिटी एज अ सेपरेट क्लास मेंटेन करना है, तो इसलिए जो बंदा सेकंड नंबर पे था उसको भी सिलेक्ट करना चाहिए था, बिकॉज पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन में पहला नंबर उसी का आएगा जो एससी वाला है वो एससी में क्वालिफाई करेगा। बट हाईकोर्ट ने कुछ जजमेंट्स पर रिलाय करते हुए इसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये एक नेगेटिव जजमेंट मानी जा सकती है। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है रेखा शर्मा के मैटर में, विच मिशन एक्सेसिबिलिटी हैड आर्ग्यूड, एज वेल एज एक डीओपीटी का ओएम है ओन मेरिट प्रिंसिपल पे 27 सितंबर 2022 का, वो भी हाई कोर्ट के सामने नहीं प्रेजेंट किया गया और उन्होंने कंसिडर भी नहीं किया है। जो तीसरी जजमेंट है इम्पॉर्टेंट इस हफ्ते की, वो है वैशाली चतुर्वेदी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। ये एक एमपी हाई कोर्ट की है, अभी तक की दो जो थी वो दिल्ली हाई कोर्ट की थी। इस जजमेंट में जो सेक्शन 34(2) है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का, उस पे एनालिसिस किया गया है कि कैरी फॉरवर्ड और इंटरचेंज ऑफ वैकेंसियां किस सिचुएशन में होती हैं। ये एक ऐसा केस था जिसमें जो वैकेंसी है वो वो बेसिकली आइडेंटिफाई 2019 में की गई थी, बट एडवर्टाइज 2023 में की गई, बिकॉज उन लोगों ने आइडेंटिफाई करके उस टाइम पे रोक दिया बिकॉज कोविड की वजह से, और फिर 3 साल तक वो वैकेंसी का कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने 2023 में उसको आइडेंटिफाई की मल्टीपल डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए, और उनको कोई सूटेबल नहीं मिला उस कैटेगरी में। तो लॉ में ये कहा जाता है कि अगर एक वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड हो, तो अगर उस डिसेबिलिटी कैटेगरी में नहीं कोई मिल रहा है तो आप उसको दूसरे डिसेबिलिटी कैटेगरीज के अगेंस्ट इंटरचेंज कर सकते हो। इसमें डिस्प्यूट सिर्फ इतना था कि क्या ये कैरी फॉरवर्ड मानी जा सकती है क्या, गिवन कि ये 2023 में पहली बार ही एडवर्टाइज की गई। तो कोर्ट ने ये कहा कि जिस ईयर में ये आइडेंटिफाई की गई थी वो माना जाएगा एज द रिक्रूटमेंट ईयर विच इज 2019। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ये एक कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी ज़रूर मानी जाएगी और इसको फिर इंटरचेंज भी करना होगा और उस पर्सन को अपॉइंटमेंट भी दे दी गई। तो ये एक पॉजिटिव जजमेंट है ऑन दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल। आखिरी जो केस इस हफ्ते का है वो है रामपाल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। ये एक क्रिमिनल केस है जिसमें एक लेडी ने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की थी सेक्सुअल असॉल्ट के लिए अगेंस्ट अ मैन, जो एक कालकाजी एरिया है दिल्ली में, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। वो वहाँ पे बेगिंग किया करती थी एंड उनका ये कहना है कि नवरात्रों के टाइम 2014 में
द मैन सॉर्ट ऑफ असॉल्टेड हर। एक टाइम पे उन्होंने रेप का भी एलिगेशन लगाया था, बट वो ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था कि बोलते हुए कि इनिशियल स्टेटमेंट में वो नहीं था, तो इसलिए उसको नहीं टेक ऑन बोर्ड किया गया। बट ट्रायल कोर्ट ने उस बंदे को आउटरेजिंग अ मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन के प्रोविजन के थ्रू 2 साल का इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया। वो चीज़ को उस बंदे ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। तो अब हाई कोर्ट ने जो कन्विक्शन है वो ओवरटर्न कर दिया। ये तो हाई कोर्ट ने रिकग्नाइज किया कि एक डिसेबल्ड विटनेस की टेस्टिमोनी को भी इक्वल वेट देना होता है जैसे कि नॉन डिसेबल्ड को दिया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है 2021 में। तो उस हिसाब से दैट लेडी हैड आइडेंटिफाइड द मैन थ्रू हिज वॉइस, तो वो चीज़ को उन्होंने डिस्कार्ड नहीं किया, पर उन्होंने ये कहा कि उस लेडी की एंड उसकी डॉटर जो उस इंसिडेंट साइट पे थी, उन दोनों की टेस्टिमोनी में एक डिस्क्रिपेंसी थी और भी कोई सपोर्टिंग मटेरियल नहीं था वो लेडी की कंप्लेंट के लिए। इस बेसिस पे उन्होंने उस बंदे को अक्विट कर दिया। सो दीज आर द जजमेंट्स फॉर दिस वीक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर, जहां पर हम सुनते हैं देश और दुनिया से आ रही तमाम ऐसी खबरें जिनका सीधा ताल्लुक होता है डिसेबिलिटी सेक्टर से। दोस्तों, अब प्रोग्राम में वक्त हो चला है कि हम कवर करें डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की तरफ से आ रही लेटेस्ट सोशल मीडिया अपडेट्स को। तो आज के इस शो में कवर होने वाली पहली सोशल मीडिया अपडेट के माध्यम से डिपार्टमेंट कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स दिवस 2025 पर हम मानव नवाचार की उस शक्ति का सम्मान करते हैं जो चुनौतियों को संभावनाओं में बदल देती है। इस वर्ष का विषय है उत्पाद पहुंच, नवाचार और गुणवत्ता को आगे बढ़ाना, यानी कि प्रोडक्ट्स एडवांसिंग एक्सेस, इनोवेशन एंड क्वालिटी। P&O प्रौद्योगिकियों में रचनात्मकता, स्थिरता और समावेशिता का जश्न मनाना है, जो लाखों दिव्यांगजनों को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाती है। इस पोस्ट के साथ साझा ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं, इंटरनेशनल प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स डे 2025, celebrating innovation, access and quality in P&O products। सिपड़ा से जुड़ी अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और समावेशन को बढ़ावा देने का एक प्रतीक है सिपड़ा SIPDA, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत। ये शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, सहायक उपकरण और एक समावेशी वातावरण तक पहुंच को सक्षम बनाता है, उनकी क्षमताओं का पोषण करता है और जीवन के हर क्षेत्र में समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। #समावेशी भारत, #SIPDA सिपड़ा, Scheme for Implementation of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी 31 अक्टूबर 2025 सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एवं राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। ये आयोजन राजघाट से लाल किला तक सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एकता शपथ से हुई, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर श्री जसबीर सिंह, उप सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र शर्मा भी उपस्थित रहे। लगभग 300 प्रतिभागियों, जिनमें कि दिव्यांगजन संस्थान के कर्मचारी, अधिकारी एवं स्वयंसेवक शामिल थे, इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। सभी प्रतिभागी राष्ट्र की एकता और समरसता का संदेश प्रसारित करते हुए कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कर रहे थे। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, करुणा के साथ स्वच्छता, समावेश के साथ दक्षता, विशेष अभियान 5.0 2 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और उसके 9 राष्ट्रीय संस्थानों ने स्वच्छता को सुशासन और गरिमा के आंदोलन में बदल दिया। 320 से अधिक फाइल्स की समीक्षा की गई, 70 पुराने रिकॉर्ड्स हटाए गए, 90 जन शिकायतों का समाधान किया गया। परिसरों, छात्रावासों और समुदायों में 20 से अधिक स्वच्छता अभियान और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका नेतृत्व NIEPVD देहरादून, NIEPMD चेन्नई, AYJNISHD मुंबई, NIEPID सिकंदराबाद और NIMHR सीहोर ने किया। साथ मिलकर वे स्वच्छ, कुशल और समावेशी स्थानों का निर्माण कर रहे हैं, जो वास्तव में #स्वच्छ भारत, #सुशासन है। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल, अपर सचिव श्रीमती मनमीत कौर नंदा, संयुक्त सचिव श्री राजीव शर्मा और उप महानिदेशक श्रीमती रुचा शंकर ने सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी ने सरदार पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्र निर्माण में उनके अद्वितीय योगदान और एकता के प्रति उनके संकल्प को स्मरण किया। इस अवसर पर उन्होंने विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ भी दिलाई। इसी से जुड़ी अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आइए हम सब मिलकर भारत की एकता और अखंडता के प्रति उनके अद्वितीय योगदान को श्रद्धापूर्वक नमन करें। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और अटूट संकल्प ने भारत को एक सूत्र में पिरोकर सशक्त और संगठित राष्ट्र का स्वरूप प्रदान किया है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आइए हम ये संकल्प लें कि विविध परंपराओं, भाषाओं और संस्कृतियों से सुसज्जित हमारा भारत सदैव विविधता में एकता की भावना से ओतप्रोत रहे और उसकी एकता व अखंडता सदा अक्षुण्ण बनी रहे। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2025 लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आइए हम सब मिलकर एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को सशक्त करें। एक पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट ने ये भी बताया है कि राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2025 के रिजल्ट्स भी डिक्लेयर किए गए हैं और इसी पर आधारित एक न्यूज़ भी हमने आज के इस शो में विस्तार से साझा भी की है। तो दोस्तों, ये तो था आज का DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन। ये सेक्शन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। इस सेक्शन से जुड़ी तथा शो कम्युनिटी कलर्स और साथ ही साथ हमारे नए सेक्शन जस्टिस कनेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले शुक्रवार कम्युनिटी कलर्स के नए एपिसोड के साथ। लेकिन जाते जाते सुनते जाइए आज के शो की हेडलाइंस फिर से एक बार। यूपीएससी की नई पहल, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर। हवाई यात्रा में समावेशिता की उड़ान, दिव्यांगजन और सीमित गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए नया दिशा निर्देश। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता 2025 के लिए घोषणा। डीआरए की ओर से रेलवेज को एक्सेसिबल बनाने की मांग। चंडीगढ़ प्रशासन ने दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा नीति की है लागू, जिसमें सभी स्कूलों को सहयोग देने की गई अपील। नई दिल्ली में क्षेत्रीय आवाज को राष्ट्रीय मंच देने की पहल। हरियाणा सरकार ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा में किया बड़ा सुधार। खेल में समावेशिता की मांग, श्रवण बाधित खिलाड़ियों के लिए नई पहल। हॉस्पिटैलिटी में करियर का सुनहरा मौका, विशेष रूप